नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को राज्य में चल रहे कथित फेक न्यूज अभियान की आपत्ति का पता लगाने का आदेश दिया है। उनके कार्यालय में मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान के अनुसार राज्य में नई कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे फेक न्यूज के खिलाफ अभियानों के बाद यह आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों ने झूठी खबरें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। भारत में बढ़ते हवाई किराए को लेकर कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता के वेणुगोपाल और पी चिदंबरम ने भारत में तेजी से बढ़ रहे हवाई किराए की बढ़ोतरी पर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत में हवाई किराए नियंत्रण से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। यह उनकी 6ठी अमेरिकी यात्रा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के आमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा की खास बात यह है कि दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस से ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात में भारी तबाही मचाई है। किसानों को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। तटीय इलाकों में केसर, आम और खजूर की फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। तूफान के चलते मवेशियों की भी बड़ी स्तर पर मौत हुई है। राज्य सरकार ने इन किसानों को हुए नुकसान पर मुआवजा देने का फैसला किया है। गुजरात के तटीय इलाके में तकरीबन 2 लाख टन से अधिक केसर आम उगाए जाते हैं। ऐसे में इसकी खेती करने वाले किसानों की फसल बड़े पैमाने पर तूफान के चलते बर्बाद हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भले ही विज्ञापन मामले को सुलझा लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी शिंदे बनाम फडणवीस वाला टॉपिक ठंडा नहीं पड़ा है। बीजेपी अभी भी लोकप्रियता को लेकर शिंदे और फडणवीस की तुलना पर हमले की मूड में है। मंगलवार को भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने शिंदे खेमे की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि हम 2024 की जंग जीतना चाहते हैं, अहंकार में मत पड़ो और गठबंधन के बीच दरार न पैदा करो। रूस यूक्रेन युद्ध को 16 महीने हो चुके। दोनों ही देशों ने युद्ध से भारी नुकसान उठाया है। बावजूद कोई भी देश युद्ध से अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। लिहाजा रोजाना युद्ध के मैदान में बम और मिसाइलों की बारिश हो रही है। यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने ड्रोन, बमों और मिसाइलों का बाखूबी इस्तेमाल किया है। इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव थर्रा उठी है। मगर रूस को मंगलवार को उस वक्त करारा झटका लगा है जब बहादुर यूक्रेनी सैनिकों ने हमले के रूप में 35 से 32 ड्रोन को मार गिराया है। विपक्षी दलों की 23 जून को पटना में होने वाली महाबैठक में देश के तमाम भाजपा विरोधी नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महाबैठक से एक दिन पहले ही पटना पहुंच रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 जून को पटना पहुंचेगी। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भीतर खाने में बड़ी रणनीति बना रही है। उनका एक दिन पहले पटना आना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मणिपुर में बीते 3 मई की रात से हिंसा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने 4 मई से इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य में जारी हिंसा को देखते हुए सरकार ने हाल ही में 20 जून तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया था। अब इंटरनेट सेवाओं को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ जगहों पर सीमित इंटरनेट सेवाएं देने का अंतरिम आदेश दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आपराधिक घटनाओं में आए अप्रत्याशित विरोधों पर गंभीर चिंता जताई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से एलजी को बताया कि दिल्ली में पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपराध बढ़े हैं। बीते रविवार को दिल्ली के अंदर 4 हत्या की घटनाएं हुई है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते दिल्ली के लोगों में दहशत का माहौल है और हर वक्त व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने एलजी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। राजधानी जयपुर में ईद उल अजहा का चांद नजर आ गया है। इस्लामिक महीने जिल हज के लिए आज शाम लोग छतों पर चांद देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि बिपरजॉय की वजह से मौसम में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आसमान में मौजूद बादलों को डेरे के बावजूद शाम को चांद नजर आ गया है। इसके बाद बैठक कर 29 जून को बकरीद मनाए जाने का ऐलान किया गया है। ओडिशा के बालासोर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना की जांच जारी है। इस हादसे के मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 292 हो गई। साथ ही हादसे में घायल हुए सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा है। इसी बीच मामले की जांच में शामिल रेलवे ने कर्मचारियों के फरार होने की खबरों पर रेलवे ने बयान दिया है।
लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों और विभिन्न धार्मिक संगठनों से विचार मांगे हैं। इसी बीच इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, लेकिन इससे सबको परेशानी होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी यूसीसी ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे केवल मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। साथ ही कई सवाल उठेंगे। गोवध पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैन लगाना होगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर्रिकर खुद कहते हैं कि राज्य में गाय की कमी है तो हमें इसका आयात करना पड़ेगा। देश भर के कई इलाकों में भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई है और कई अस्पतालों में भर्ती है। इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की बुलाई गई इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे थे। कर्नाटक सरकार अन्ना भाग्य स्कीम को लागू करने को लेकर तत्पर है। इसी के मद्देनजर कर्नाटक अब पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से अनाज खरीदने की योजना बना रहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में कहा कि हमें पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों में बात की है। हम उनसे अनाज खरीदने जा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गरीबों के पेट पर राजनीति ना करें। आप अपना चावल नहीं दे रहे हैं, यह किसानों का चावल है। हमें किसी से मुफ्त चावल नहीं चाहिए। कर्नाटक सरकार खरीदने से सक्षम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के लिए पात्रों को पंजीकरण कराने व खामियों को दूर करने का राज्य सरकार ने एक और मौका दिया है। पात्रों की खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने शिविर की तय समय सीमा बढ़ा दी है। शिविर को अब 23 जून से बढ़ाकर 24 जून से आगे भी जारी रखने में फैसला किया गया है। पीएम किसान लाभार्थी स्पष्टीकरण शिविर कैंप उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों के राजकीय बीज भंडार पर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन माफिया व अपराधियों पर नकेल कसने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर में प्रदेश के 61वें जिले के टॉप 10 माफिया की सूची कुमार राजेश यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन के साथ ही डीजीए व नगर निगम की मौजूदगी में माफिया के 4.5 करोड़ के पुश्तैनी मकान पर यह कार्रवाई की जा रही है। जेल में बंद माफिया ने गुलरही क्षेत्र में अवैध तरीके से निर्माण कराया है। यूपी की राजनीति में जातीय व क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर बाजी मारने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले नए जातीय समीकरण बैठक कर खोया रुतबा पाने की जुगत में है। सपा ओबीसी व मुस्लिमों के साथ दलितों को साधने में जुटी है तो बसपा दलितों के साथ ओबीसी व मुस्लिमों के साथ रही। दोनों पार्टियों की नजर एक दूसरे के वोट बैंक पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बेकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठक के बाद कहा कि सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश में दिल्ली के मुख्य सचिव को मंत्रिमंडल से ऊपर रखा गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सत्ता में बेदखल करने के लिए बिहार में सीएम नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों की एकजुटता बैठक करने जा रहे हैं। 23 जून को यह बैठक में पटना में होगी, लेकिन बैठक से पहले ही सभी दल इस बैठक के जरिए अपना अपना एजेंडा साधने में जुट गए हैं। साथ ही अपने अलग अलग पोस्टर लगाकर खुद को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे। फिलहाल बिहार में लगाए गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पोस्टर और उनके बयानों से यही साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 12 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया है। बता दें कि 1 जून से 15 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों किसानों भूमिहीनों से खरीदे गए 2.40 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 79 लाख रुपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया है। वहीं गौठान समितियों को 4.67 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 3.26 करोड़ रुपए की लाभांश राशि का मुख्यमंत्री ने भुगतान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 52,699 कांस्टेबल पदों के लिए डायरेक्ट भर्ती करने जा रहा है, जो राज्य पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा भर्ती अभियान है। लिखित परीक्षा एवं अन्य भर्ती संबंधी काम के लिए उत्तरदायी कार्यपालक संस्था के चयन के लिए निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित की जाएगी। संस्थान का चयन होते ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो इस साल के आखिरी तक आयोजित की जानी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार धार्मिक पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए अब मंदिरों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 13.48 करोड़ के कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है।
देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और लू से होने वाली मौतों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें हीटवेव प्रभावित राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजने का फैसला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी देश गाम्बिया सहित दुनिया भर में 300 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए भारत के 7 कप सिरप बनाने वाली कंपनी को बैन कर दिया है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नकली दवाओं पर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जोखिम आधारित विश्लेषण किया जा रहा है। भारत दवाओं की गुणवत्ता से काफी समझौता नहीं करेगा। नकली दवाओं से किसी की मौत न हो, इसके लिए हमेशा सतर्क है।